नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड ये सेकंड लेक्चर है हमारा और लास्ट टाइम मैं ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कस कर रहा था। तो देखिए ओम्स लॉ से आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी मेरी आवाज़ ऐसी है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा दोस्तों, तो लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस जो था वो रो एल बाई ए हमारे पास आया था और मैंने आपको ये भी बताया था ओम्स लॉ कहता है कि जो रेजिस्टेंस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा वी और आई के। ठीक है जी, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बट हमने लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें मैं वोल्टेज को वेरी कर रहा था और उससे हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस था वो कांस्टेंट नहीं रह रहा था, रेजिस्टेंस आपका वेरी हो रहा था। ठीक है जी, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है जी, तो चलिए अब यहाँ पे मैं एक और एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूँ जिसमें ओम्स लॉ वायलेट हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह रहा है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर आपका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो लास्ट टाइम हमने एक बल्ब से एक्सपेरिमेंट किया था। इस बार मेरे पास एक रोड है, एक आयरन रोड है और मैं इसको गर्म करने वाला हूँ। तो इसके मेरे पास दो मेथड है इसको गर्म करने का। एक मेथड है कि मैं सिलेंडर से इसको गर्म करूँ, ठीक है, तो वो बहुत लंबा चला जाएगा। एक और तरीका भी है, मैं थोड़ा टेक्निकली इसको गर्म करना चाहता हूँ बिकॉज वो आपका लिए ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा, मैं भी आपको सोचने पे भी मजबूर करेगा। तो दूसरा तरीका है कि मैं इसको गर्म करने का कोई और मेथड निकालूँ, क्यों ना इलेक्ट्रिसिटी से ही गर्म किया जाए इसको। ठीक है, तो वो जरा देखिए मैं कैसे गर्म कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एडी करंट हीटिंग, एडी करंट की हेल्प से इसको हीट करूँगा। आपको जो एडी करंट वाला पार्ट है वो मैं बाद में समझाऊंगा, बट अभी आप समझिएगा। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, एक नोट सिलेंडर, मेरे पास एक इंडक्टर है, मैं इसको इंडक्टर ज़्यादा सही वर्ड है, ये इंडक्टर है। इसके ऊपर मैंने वो वायर लपेटे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंडक्टर है और इसको मैं AC सप्लाई दूंगा वाया दिस मीटर, आप रीडिंग भी ले पाओगे। और इसके अंदर मैं आयरन को डाल रहा हूँ। ठीक है जी, आप जरा देखिए, आई होप ये कैमरे में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आयरन को डाल रहा हूँ। अब ये आयरन को डालने से ऐसा क्या होगा, सुनिए, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पावर ट्रांसफर करेगी आयरन को, सारी की सारी पावर आयरन में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर ट्रांसफर होगी वो आयरन में जा रही है। तो इसका मतलब जो मीटर को V और I से जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो रेजिस्टेंस भी किसका होगा, आयरन का होगा। ठीक है जी, मतलब इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलेगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम अफेक्ट होता है। अगर आयरन को अगर मैं डालूंगा इसके अंदर तो जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे V/I निकलेगा वो ज्यादातर आयरन का हिस्सा होगा, कोर का हिस्सा होगा। आप ये कह सकते हो ये कोर डाल दी मैंने इसके अंदर। ठीक है ना, तो चलिए जरा देखते हैं आयरन के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है और इसमें क्या नई चीज हमें निकल के आती है। ठीक है, तो मैं ओम्स लॉ वाले टॉपिक को ही दिखा रहा हूँ अभी, उसका एक्सपेरिमेंट एक छोटा सा। तो चलिए आप तैयार हैं, आई होप। तो जरा मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप रीडिंग नोट कीजिएगा। वोल्टेज कितनी है मेरी, 226 और करंट है 2.26 और पावर है 359। अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि जो करंट है वो डाउन होता जाएगा। वोल्टेज तो अप्रोक्सीमेटली इतनी ही रहेगी, बट धीरे धीरे जो करंट है वो डाउन होता चला जाएगा और वो पावर भी मेरी कम होती चली जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कम होता जा रहा है। जो देखिए वोल्टेज उतनी है अप्रोक्सीमेटली, करंट कम हो रहा है, 2.20 हो गया है करंट। ठीक है, आई होप ये कैमरे में ये जूम कर रहे होंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग आप देखिएगा 2.15 हो गई है करंट। ठीक है जी, 2.14, 2.13, 12, मतलब करंट आपका डाउन होते जा रहा है जबकि वोल्टेज सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट जो आएगा वो मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ये किसी वजह से बढ़ रहा है, मैं आपको बता दूं। और क्या वजह हो सकती है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, रेजिस्टेंस, मेटल का रेजिस्टेंस, ये सारा ये इस मेटल का रेजिस्टेंस है जो इसके अंदर डाला हुआ है मैंने, आयरन। ठीक है, उस आयरन मेटल का रेजिस्टेंस है ये। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इस आयरन रोड का जो टेम्परेचर है वो मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। करंट काफी कम हो चुका है, करंट हो चुका है 2.04। ठीक है जी, करंट काफी कम हो चुका है। तो चलिए जरा देखते हैं। हाँ, मैं थोड़ा वेट और करूंगा। अभी ये हो गया 2.02 एम्पियर। ठीक है जी, करंट मेरा 2.02 एम्पियर हो चुका है और पावर भी काफी डाउन हो चुकी है। ठीक है जी, तो 2-4 मिनट और वेट करते हैं, मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है जी, तो मैं अब इसको यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ। आपने देखा कि वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली उतनी है जबकि करंट मेरा बहुत कम हो चुका है। 2.15 या 17 से हमने शुरू किया था और यहाँ पे 1.99 हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसका मतलब मेरा रेजिस्टेंस बढ़ा है। तो चलिए वापस आइए बोर्ड पे, देखिए मैं अभी आयरन रोड को निकाल रहा हूँ, मैं इसको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ। तो मुझे इसके लिए पानी की बोतल एक चाहिए, तो मेरे पास पानी है थोड़ा सा, तो मैं आपको देखिएगा। बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस बढ़ा है
ये हीट अप होने की वजह से बढ़ा है। ये जो रोड है मेरी, ये गर्म है फिलहाल अभी, ठीक है, ये हीट हुई है तभी इसका बढ़ता गया है। आपने देखा ना V/I रीडिंग जो थी वो बढ़ती जा रही थी, इसका मतलब गर्म हुआ है। अब आप बोलोगे कि गर्म कैसे मैं मेजर करूं, तो मेरे पास गर्मी देखने का एक बड़ा आसान तरीका है। अब देखिएगा, मैं इसके ऊपर पानी डाल रहा हूं थोड़ा सा, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये काफ़ी गर्म हो गया है, ठीक है, तो आप इसको हाथ नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये गर्म हो गया हमारा, इस वजह से इसका जो रेजिस्टेंस था वो क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और उसी की वजह से ये V/I जो रीडिंग आप देख पा रहे थे मीटर में, वो V/I रीडिंग आपकी अलग अलग आ रही थी, ठीक है। आई होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया। तो मैं, क्योंकि ये गर्म है तो मैं इसको एक बार साइड में रख देता हूं। चलिए दोस्तों, तो ये मेरा एक ओम्स लॉ पे एक्सपेरिमेंट था, आई होप आपको पसंद आया ये, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, आप इसे समझिएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ओम्स लॉ को फिर से देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस था मेरा वो टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। ओम्स हमें कहता है, ओम ने हमें बताया कि रेजिस्टेंस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ V/I, लेकिन वो तब होगा इंडिपेंडेंट जब मेरी फिजिकल कंडीशन क्या होंगी, सेम होंगी। अब यहाँ पे मेरा टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टेंस मेटल का इंक्रीज होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मेटल का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। मेटल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। इट मींस टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर मैं बात करूं रो की, रो होता है 1/σ, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रो। और कंडक्टिविटी अगर आप पिछले लेक्चर में देखोगे तो Ne² τ/2me, ये था मेरे पास कंडक्टिविटी। अब आप सोचिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मेटल का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जो इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी क्या होगी बताओ? वो बढ़ेगी, वो आपकी बढ़ेगी, n बढ़ेगा। अगर आपका n बढ़ेगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और अगर सिग्मा बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? टेम्परेचर के साथ कम होना चाहिए। बट आपका रेजिस्टेंस तो उल्टा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे मैं एक पॉइंट को मिस कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ n से देख रहा हूं तो असल में यहां पे टाउ भी है। टाउ क्या था बताइए? टाउ था रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कोलिजन के, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम था। तो आप सोचिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो n बढ़ेगा। अगर n बढ़ेगा मेरा तो टाउ की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उन्हें टकराने का जो टाइम है वो क्या होगा? वो भी तो कम होगा ना। तो इसका मतलब टाउ की वैल्यू जो है वो कम होगी। n बढ़ने से टाउ कम होगा। और ओवरऑल सिग्मा पे क्या फर्क पड़ेगा उसका बताइए? ओवरऑल सिग्मा जो है वो डाउन होगा। ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, बट ये कम ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो इसकी वजह से ओवरऑल सिग्मा जो है वो डाउन आएगा और रो जो है वो क्या होगा? ओवरऑल बढ़ेगा। और रो बढ़ने से रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होता है? बढ़ता है। समझ आया? तो मेटल में इस वजह से टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। इट मींस जो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस में बदलाव आएगा वो नेगेटिव टाइप का होगा। नेगेटिव माने वो कम होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का तो रेजिस्टेंस का कम होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर वो कैसे उसका यूज करें, मतलब वो डेंजरस हो जाता है, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। उसका यूज फिर आपको ध्यान से करना पड़ेगा। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं है, और भी चीजें होती है जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो उनको फिर आप कभी भी सर्किट के पैरेलल में यूज नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सर्किट है, मेरे पास कोई लोड है, ठीक है जी, और यहां पे मान लीजिए मैं यहां पे कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैंने कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस लगाया। अब जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये वाली चीज, ये मैं पैरेलल में नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? उसका क्या दिक्कत आएगी, उससे क्या इश्यू है? उसका इश्यू देखिए क्या है। मान लीजिए मैंने यहां पे सोर्स लगाया, ये मेरा सोर्स है। अब ये करंट देगा, अब करंट इधर भी जाएगा और करंट इधर भी जाएगा, दोनों तरफ करंट जाएगा। अब अगर इसमें करंट जा रहा है, इसमें अगर करंट जा रहा है तो हीट अप होगा थोड़ा बड़ा, ठीक है, थोड़ी बड़ी हीट लॉस होगी इसमें, ये गर्म होगा। गर्म होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा बताओ? इसका रेजिस्टेंस डाउन आएगा। अगर रेजिस्टेंस डाउन आएगा तो करंट और बढ़ेगा, और अगर करंट और बढ़ेगा तो फर्दर रेजिस्टेंस क्या होगा? फर्दर डाउन आएगा। फर्दर रेजिस्टेंस डाउन आया तो करंट फर्दर बढ़ेगा। फर्दर करंट बढ़ने से जो हीट लॉस है वो और इंक्रीज होगी। देखो ना क्या हो रहा है, सुनो, शुरू में करंट आया, करंट आने से हीट लॉस हुई,
हीट लॉस होने से गर्म हुआ, गर्म होने से इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। अगर मेरा रेजिस्टेंस कम हुआ तो फर्दर जो करंट आ रहा है इसके अंदर आई, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो आई स्क्वायर आर वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप बोलोगे सर आर तो डिक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, तो आई स्क्वायर में ना, ठीक है, तो इसका मतलब आई स्क्वायर आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई स्क्वायर आर इंक्रीज होने की वजह से फर्दर ये ज्यादा हीट अप होगा, और अगर ज्यादा हीट अप हुआ तो फिर क्या होगा, फिर से टेम्परेचर आपका राइज करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, तो टेम्परेचर राइज करने से फिर से रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा, करंट और इंक्रीज होगा, हीट और इंक्रीज होगी। इसका मतलब हीट क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, एक चीज दूसरे को, रीजनरेटिव फीडबैक शुरू हो जाएगी, एक चीज दूसरे को इंक्रीज कर रही है। इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज याद रखिए, जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होंगे हमारे, भी आप किसी भी लोड के पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे, समझ आया। अगर मजबूरी में कनेक्ट करना पड़ जाए तो कुछ केसेस है जहां पे हम कनेक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पैरेलल में। जैसे आपने लगाया होगा फ्री व्हीलिंग डायोड, आप लगाते हो कई बार लोड के पैरेलल में, तो फ्री व्हीलिंग डायोड भी तो पैरेलल होता है, बट उस केस में हम ये लोग नहीं देखते, ये चीज नहीं देखते। वो क्यों नहीं देखते, बिकॉज फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन नहीं दिखाता। अगर वो कॉन्टिन्यूअस कंडक्ट कर रहा होता तो शायद दिक्कत हो सकती थी, उसमें कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन नहीं होता, ठीक है। उसमें एक हाफ में कंडक्ट करता है, फिर उसके बाद वो कंडक्ट करना बंद कर देता है, कुछ देर के लिए कंडक्ट करता है बेसिकली। तो इस वजह से उसमें जो हीट पैदा होती है वो धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाती है, वो सराउंडिंग में वो छोड़ देता है। जब वो कंडक्ट नहीं करता है, उस केस में कंडक्ट नहीं करेगा, उस टाइम हीट को निकाल देगा, और जिस टाइम कंडक्ट कर रहा होगा उस टाइम वो गर्म हो रहा होगा, उसका रेजिस्टेंस डाउन आ रहा होगा। तो कुल मिला के अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पैरेलल में यूज कर रहे हो तो उसका कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन है भी तो उसके साथ हीट सिंक जरूर लगाएं, ठीक है, उसके साथ आपको हीट सिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे। अदरवाइज सेमीकंडक्टर डिवाइस को कभी भी पैरेलल में यूज ना करें। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर दूं जी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, तो मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है और ओम्स लॉ हमें क्या बताता है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है, वो क्या चीज होती है। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू पे। एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। देखिए ये टॉपिक मैं बीच में अलग से बता रहा हूं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, ठीक है, बिकॉज जरूरी है, वो भी नेटवर्क थ्योरी में यूज होगा इसका भी, ठीक है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज के कई सारे नाम है, एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू, ठीक है, DC वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, या फिर मीन वैल्यू, ठीक है जी। तो दो तीन नाम है हमारे पास एवरेज के, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, इसको जरा समझते हैं क्या है। सबसे पहले एक हमारे फोरियर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है, उन्होंने हमें क्या बताया सुनिए। उन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई मेरे पास ऐसी वेव है जो प्योर साइन वेव नहीं है बट पीरियोडिक है। सोचिए कुछ इस तरह की वेव है, कोई भी आप अज्यूम कर सकते हो, पीरियोडिक होनी चाहिए बस, ठीक है। 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8 ये टाइम है, और ये मेरी हाइट है, मान लीजिए कुछ भी आप VM मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका -VM है। तो फोरियर ने क्या बताया हमें, फोरियर कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, और वो प्योर साइन वेव नहीं है, पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो फोरियर कहता है कि ये जो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन को मैं डिकम्पोज करूं, इस फंक्शन को अगर मैं ब्रेक करके देखूं, ठीक है, अगर इस फंक्शन को मैं ब्रेक करूं तो इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट से मिलके ये बना होता है। जैसे आप देखते हो ना ब्लड को, जैसे आप बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि ब्लड को अगर आप ब्रेक करके देखते हो तो उसमें कई सारी चीजें, आयरन होता है, हेमोग्लोबिन होता है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ऐसे मैं इस FT सिग्नल को अगर मैं देखूंगा तो इस सिग्नल में एक तो कॉन्स्टेंट टर्म होती है, ठीक है, कुछ इसके अंदर कोसाइन टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ इसके अंदर साइन टर्म्स हो सकती है, साइन n ओमेगा नॉट t, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। फोरियर कहता है कि अगर मेरा सिग्नल पीरियोडिक है तो उस सिग्नल के अंदर एक तो ये टर्म होंगी, एक कोसाइन टर्म्स होंगी और साइन टर्म्स होंगी।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारी टर्म हर एक सिग्नल में प्रेजेंट हो, हर एक पीरियोडिक सिग्नल में प्रेजेंट हो। ऐसा हो सकता है कि इस सिग्नल में क्या पता ये जीरो या ये जीरो या ये जीरो, कोई भी एक जीरो हो सकता है, कोई भी दो जीरो हो सकते हैं, ठीक है। बट एक बात श्योर है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, ये ओमेगा नोट क्या है? ओमेगा नोट है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नोट होता है 2π/t, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना है इसका बताओ? टाइम पीरियड इज 4, तो यहां से मैं कह सकता हूं ओमेगा नोट इज 2π/4, इट मींस π/2। ये मेरा ओमेगा नोट है, सही है जी। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, जरा देखिएगा फोरियर क्या कहता है। ये बना a नोट प्लस a1 cos ऑफ ओमेगा नोट t प्लस a2 cos ऑफ 2 ओमेगा नोट t प्लस a3 cos ऑफ 3 ओमेगा नोट t प्लस अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये b1 साइन ऑफ b अलग खोलते हैं, साइन वाले टर्म्स खोलते हैं, ओमेगा नोट t प्लस b2 साइन ऑफ 2 ओमेगा नोट t प्लस b3 साइन ऑफ 3 ओमेगा नोट t प्लस अप टू इन्फिनिटी, सही है जी। तो फोरियर कहता है कि जो ft है मेरा सिग्नल, जो पीरियोडिक सिग्नल है, मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। ये मेरे हार्मोनिक्स है, ये थर्ड हार्मोनिक्स है, ये सेकंड हार्मोनिक्स है, ये फंडामेंटल है। ऐसे ये सेकंड हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, इनको हार्मोनिक्स बोलते हैं। इसका मतलब फोरियर कहता है कि अगर कोई सिग्नल मेरा पीरियोडिक नहीं है, सॉरी साइन वेव नहीं है, पीरियोडिक है बट प्योर साइन वेव नहीं है, तो उसके अंदर क्या होंगे? हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। को साइन टर्म्स हो सकती हैं, साइन टर्म्स हो सकती हैं, या दोनों भी हो सकती हैं, और एक ये कांस्टेंट टर्म आएगी। इन्हीं सबसे मिलके बना होगा ये सिग्नल, ठीक। इसको मैं अगर ब्रेक करके देखो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी टर्म हर सिग्नल में प्रेजेंट होंगी। ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म गायब हो, कोई टर्म प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है जी। दूसरी बात, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जैसे कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होगा ना, एक दो कंडीशन है कुछ जिसको हम गिब्स फिनोमेना बोलते हैं, उनको छोड़िए, जितने भी पीरियोडिक सिग्नल होंगे इसके बाहर कुछ नहीं होगा। इसका नहीं है एक यूनिवर्सल सेट, इन्हीं से मिलके बना होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि इसके हर एक चीज उसमें प्रेजेंट हो। ऐसा हो सकता है कि ये गायब हो, केवल ये प्रेजेंट हो, या ये गायब हो, केवल ये दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है। इनके बाहर कोई भी चीज नहीं है। तो फोरियर ने इसका नाम दिया डीसी, इसका नाम दिया डीसी कंपोनेंट, डीसी वैल्यू, और इनका नाम दिया फोरियर ने एसी कंपोनेंट। फोरियर कहता है कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होगा उसके अंदर एक डीसी कंपोनेंट होगा और एक क्या होंगे? एसी कंपोनेंट होगा, उनसे मिलके बना होगा। और ये जो डीसी है इसी को हम क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। अब ये देखते हैं कहां से आया इसका क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बना ये, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे वाले को, ठीक है। तो फोरियर कहता है कि इस तरह मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा फंक्शन को। अब मैं ए नोट को निकालना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन पे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। तो आप सोचिए, अगर मैं एफ टी को इंटीग्रेट कर दूं अंडर वन पीरियड इधर, तो इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ये बनेगा ए नोट डी टी 0 से टी प्लस ये मेरा बाहर आ गया, तो समेसन ए एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मैंने बाहर ले लिया 0 से टी, ठीक है। और कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी प्लस समेसन बी एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 0 से टी साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी डी टी, सही है जी। इस तरह का बनेगा। अब इसकी वैल्यू जो आएगी अगर आप इंटीग्रेट करें इसको, वो बनेगी 0। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, चलिए देखिए। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एन ओमेगा नोट टी डिवाइड बाई एन ओमेगा नोट, और लिमिट क्या है बताओ? 0 टी, ठीक है जी। तो अगर मैं अपर लिमिट खोलूंगा तो क्या बनेगा? ये साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी डिवाइड बाई एन ओमेगा नोट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे साइन 0 की जगह पे क्या बन जाएगा? 0, ठीक है। अब ये देखो ओमेगा नोट क्या होता है? ओमेगा नोट होता है 2π/t, तो ओमेगा नोट इंटू टी क्या होता है? 2π। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2π। तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 2n पाई डिवाइड बाई एन ओमेगा नोट माइनस 0, और 2n पाई क्या होता है? 0, ठीक है जी। तो मैं कह सकता हूं कि ये वैल्यू 0 आएगी और ये वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। ये दोनों 0 है, केवल ये बचेगा। तो ये क्या बना बताओ जरा? ये बना ए नोट इंटू टी, सही है। और इधर क्या है? 0 से टी एफ टी डी टी। तो यहां से मैं ए नोट की वैल्यू निकाल सकता हूं। ए नोट क्या आया? 1/t 0 से टी एफ टी डी टी, ठीक है जी। ये मेरा कौन सा कंपोनेंट आया? डीसी कंपोनेंट। और इसको मैं क्या नाम दूंगा बताओ? एवरेज वैल्यू। इसी को मैं एवरेज बोलता हूं। तो मेरे पास एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आ गया।
क्या आया, एरिया अंडर वन पीरियड, देखो इंटीग्रेशन किया हुआ 0 से t, इसका मतलब ये एरिया बन गया। इंटीग्रेशन माने क्या होता है, एरिया, तो एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ठीक है जी, ये मेरा क्या आ गया, डीसी कंपोनेंट। तो चलिए मैं जरा इसको रब कर रहा हूं और वापस डीसी पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, कि डीसी वैल्यू कैसे डिराइव हुई है, कैसे एवरेज वैल्यू हम लिखते हैं। तो देखिएगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम क्यों निकाल रहे हैं इसको, तो वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, बट पहले आप इसको समझिए। देखिए दोस्तों, तो अब यहां पे देखिए जो डीसी वैल्यू आई, जो एवरेज वैल्यू आई किसी भी सिग्नल की, वो क्या होगी, 1/t 0 से t ft dt, ये बनेगी एवरेज वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू है वो है 1/t 0 to t ft dt। इट मींस मैं इसको लिख सकता हूं एरिया, ये तो क्या बन गया मेरा, एरिया अंडर वन पीरियड, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ये मेरा क्या बन गया, एवरेज वैल्यू। ठीक है, बड़ा आसान है ये, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ये डीसी वैल्यू है, किसी भी सिग्नल की डीसी वैल्यू होती है। अब इसको निकालना सीखते हैं, ये कैसे निकाले। ठीक है, और फिर इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, हम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, क्या इसकी जरूरत है, तो वो जरा देखिए। और ये हमने डिराइव किया अभी 4 ईयर से। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। ठीक है, तो जरा देखते हैं कुछ सिग्नल्स का एवरेज वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास ये सिग्नल है, मेरे पास ये सिग्नल है कुछ इस तरह का, और मैं आपसे बोलूं कि बताइए 0 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 6 7 8, और ये हाइट है मान लीजिए मेरी 10, ये हाइट है मान लीजिए मेरी -10। ठीक है जी, ये मेरा एफटी सिग्नल है। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी, तो आप सबसे पहले मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या है इसका। टाइम पीरियड मतलब वो मिनिमम लेंथ जो रिपीट कर रही है। तो अब देखो ये जो डब्बा है ये बार बार उठ के आ रहा है, फिर से आगे आ गया, फिर से उठ के आ गया, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये क्या है, इसका टाइम पीरियड कितना है, t = 4, यहां तक की जो लेंथ है वो है इसका टाइम पीरियड। सही है जी, तो टाइम पीरियड आ गया 4। अब मुझे बताइए इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, अंडर वन पीरियड, क्योंकि एवरेज वाली तो क्या होती है, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड। तो 1/4 तो ये हो जाएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड तो कर दो, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे अब, एरिया। एरिया क्या आएगा इसका एरिया और इसका एरिया, तो टोटल 0 बनेगा। देखना इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो बनेगा हाफ इंटू बेस लेंथ 2 इंटू परपेंडिकुलर 10, ये कट गया, कितना आया एरिया 10, और इसका -10। सही है जी, क्योंकि नीचे है इसलिए मैंने इसको -10 बोला, हालांकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, बट क्योंकि नीचे है तो मैंने इसको -10 बोला। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर टोटल एरिया क्या बना बताओ, 0। आंसर इज 0। इट मींस इस सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट नहीं है, ये सिग्नल में डीसी वैल्यू नहीं है। तो क्या ये डीसी मशीन्स को रन कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज जो डीसी पे चलती हो, क्या उसको ये चला सकता है, नहीं। इसके अंदर सारी की सारी कौन सी टर्म्स होंगी बताओ, फोरियर के हिसाब से सारी की सारी साइन या कोसाइन टर्म्स होंगी, मतलब एसी टर्म्स होंगी इसके अंदर, बट इसके अंदर डीसी टर्म नहीं आएगी। सही है जी, चलिए और जरा देखते हैं। तो ये बड़ा आसान काम है, एवरेज वैल्यू निकालना बहुत इजी प्रोसेस है। जरा देखिए कैसे, और जरा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास सिग्नल कुछ इस तरह का है, ये सिग्नल है 0 1 2 3 और ऐसे आगे तक जा रहे हैं, और ये हाइट है मान लीजिए 10। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ ये इस फंक्शन की, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आपका टाइम पीरियड बताइए इसका कितना है, टाइम पीरियड इज 1, तो एरिया अंडर वन पीरियड क्या आएगा। ठीक है, इसका एरिया क्या बनेगा बताओ, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, क्या बन गया 5। ठीक है जी, तो एवरेज वैल्यू क्या बनेगी इसकी, एवरेज वैल्यू क्या होगी, एरिया अंडर वन पीरियड विच इज 5 डिवाइड बाय टाइम पीरियड विच इज 1। ठीक है जी, तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू आ गई 5। ठीक है जी, इसका मतलब ये डीसी मशीन को चला सकता है, लेकिन कौन सी डीसी मशीन को चलेगा, ऐसी मशीन जो सिर्फ 5 वोल्ट से चलती हो। अगर ये वोल्टेज सिग्नल हुआ तो, अगर मैं इसको वोल्टेज सिग्नल मान लूं तो इसका एवरेज वैल्यू, इसकी डीसी वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट। इसका मतलब ऐसी मशीन जो 5 वोल्ट पे वर्क कर सकती हैं डीसी वैल्यू पे, वो मशीन इससे चल जाएंगी। ठीक है, उनको आप रन करा सकते हो इनको। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस समझिए, डीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, तो वो मैंने आपको बताया।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये बड़ा आसान प्रोसेस है, एरिया अंडर वन पीरियड डिवाइड बाय टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो बहुत इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे जरा देखते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इसमें इस सिग्नल में डीसी वैल्यू 5 है, बट फोरियर कुछ और भी बोलता है कि इसमें डीसी तो है इस बार, बट क्योंकि ये पीरियोडिक है और प्योर साइन वेव नहीं है, तो इसके अंदर क्या और होंगे बताइए, इसके अंदर हार्मोनिक्स भी आएंगे, साइन या कोसाइन टर्म्स भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है ना। अब उनको बाद में देखेंगे, वो अभी मुद्दा नहीं है, अभी मुद्दा सिर्फ डीसी वैल्यू का है, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ डीसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर है डीसी वैल्यू है, इसके अंदर इसकी एवरेज वैल्यू नॉन जीरो है, 5 इसकी एवरेज वैल्यू है। आगे जरा देखिए, एक और चीज देखिएगा, मैं थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट एरिया निकल जाता है, जैसे आपने देखा कि ये ट्रेंगुलर वेव आ जाए या स्क्वायर वेव आ जाए या रेक्टेंगुलर वेव आ जाए, तो उनका जो एरिया होता है आप विदाउट इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। बट कई बार सिग्नल की शेप कुछ इस तरह की आ जाती है कि उसका एवरेज निकालने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए कुछ सिग्नल्स हैं, पहले उनकी जरा इक्वेशन बनाना सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 सिग्नल है, ठीक है, मैं 4 सिग्नल लेके चल रहा हूं, देखिएगा उनकी इक्वेशन बनाना सीखते हैं पहले। ये टी सेकेंड्स में, ये टी सेकेंड्स में, ये ओमेगा टी ऑलवेज रेडियन में होता है, बिकॉज ओमेगा किस में होता है, रेडियन पर सेकेंड, और इनटू टी सेकेंड में आ गया, तो रेडियन पर सेकेंड इनटू सेकेंड इज रेडियन, ठीक है जी। देखिएगा मान लीजिए इस तरह का सिग्नल है मेरा, ये मेरा ये सिग्नल है, तो इस तरह से मान लीजिए मेरे पास 4 सिग्नल है, ठीक है। जरा देखिए, ये 0 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे यहाँ पे 0 पाई सेकेंड, 2 पाई सेकेंड, 3 पाई सेकेंड, 4 पाई सेकेंड, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे आगे तक 0 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, 0 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, ठीक है, इस तरह से। और हाइट सबकी Vm है और नीचे माइनस Vm है, ठीक है जी, सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन ये है कि आप बताइए इनकी इक्वेशन क्या आएगी चारों फंक्शन की, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बनाना सीखिए। देखिए जब भी आपको साइन वेव नजर आए, ठीक है, बिना सोचे क्या करेंगे आप, लिख दीजिए Vm साइन ओमेगा टी, कुछ नहीं सोचना, Vm साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, इसका भी सबका Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। अब उसके बाद यहां पे t वेरिएबल है, तो इसका मतलब यहां पे t बचा के रखना है अपने को, केवल ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहां पे t वेरिएबल है तो केवल t होना चाहिए, यहां पे ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा क्या होता है बताओ, ओमेगा होता है 2 पाई बाई t, और टाइम पीरियड क्या है इसका 2, ये मिनिमम लेंथ है जो रिपीट करेगी, ये मेरा टाइम पीरियड है। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये बनेगा 2 पाई बाई 2 और कट गया, क्या आया पाई, तो ओमेगा की वैल्यू पाई पुट कर दो, क्या बना Vm साइन पाई टी। ये इस फंक्शन की इक्वेशन बनेगी, इस फंक्शन की ये इक्वेशन आएगी, करेक्ट है। अब मेरी बात सुनिए, बनाने के बाद वेरीफाई जरूर कर लें एक बार, चलिए वेरीफाई करते हैं। अगर t इक्वल टू 1 देखो तो 0 बनना चाहिए, एक जो आंसर आना चाहिए t इक्वल टू 1 पे 0 आना चाहिए, पुट करके देखो t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे क्या बन रहा है Vm साइन पाई, Vm साइन पाई क्या होता है 0, ऐसे t इक्वल टू 2 पुट करके देखो तो ये साइन 2 पाई बनेगा, और साइन 2 पाई भी अगेन क्या होता है 0 होता है, तो इसका मतलब ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं 1/2 पे देखूंगा, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये t की जगह पे 1/2 पुट करो तो साइन पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 इज अगेन Vm, ठीक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये करेक्ट है भाई, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर देखिए, अगेन यहाँ पे क्या है t, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ओमेगा क्या होता है बताओ 2 पाई बाई t, लेकिन इस बार टाइम पीरियड कितना है बताओ, टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई है इस बार, तो 2 पाई बाई 2 पाई कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा Vm साइन टी, ये बनेगा Vm साइन टी। अब आप सोचिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, t की वैल्यू पुट करके देखते हैं, t की वैल्यू यहाँ पे पाई है, पाई पुट करके देखो ये बनेगा साइन पाई, साइन पाई क्या होता है 0, और यहाँ पे भी 0 है, 2 पाई पुट करके देखिए साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 है, करेक्ट है, इसका तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब आइए तीसरी, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है जरा बताओ, एक्सिस क्या है ओमेगा टी, तो इसका मतलब, और यहाँ पे भी क्या है बताओ, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब इस बार ओमेगा टी को ओमेगा को पुट नहीं करना है, समझ लो मेरा पॉइंट, ओमेगा को पुट नहीं करना है भाई, ठीक है।
चलिए अब जरा देखिए ओमेगा टी की वैल्यू पुट करके देखिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, क्या सेटिस्फाई कर रहा है ये? 1 पे देखिए ओमेगा टी इक्वल टू 1, तो ये बनेगा साइन 1, Vm साइन 1। अगर मैं ओमेगा टी की वैल्यू 1 रेडियन, तो ये बनेगा Vm साइन 1, और साइन 1 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, साइन 1 जीरो नहीं होता, जबकि यहाँ पे तो क्या है 1 पे 0 है, लेकिन साइन 1 तो जीरो नहीं होता। इसका मतलब क्या बनना चाहिए, यहाँ पे पाई बनना चाहिए, है ना, लेकिन ये तो साइन 1 बन रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, इसको क्या लिखूंगा, Vm साइन पाई ओमेगा टी। अब चेक करके देखो, ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो क्या बनेगा साइन पाई। 2 पुट करके देखोगे तो साइन 2 पाई। इसका मतलब अब ठीक है, ये अब करेक्ट है, ये सही है जी, बोले कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन आएगी। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में वेरिएबल क्या है, ओमेगा टी, तो यहां पे भी ओमेगा टी रखेंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं इस बार, बट एक बार सेटिस्फाई करके देखो, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये इसके पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ओमेगा टी इक्वल टू पाई पुट करके देखो, ओमेगा टी इक्वल टू पाई पे क्या बनेगा, Vm साइन पाई। Vm साइन पाई क्या होता है, 0, इसका होता है ठीक है ये Vm साइन पाई 0, और यहाँ पे भी 0 ही है। अब 2 पाई पुट करके देखो ओमेगा टी की जगह, तो Vm साइन 2 पाई, Vm साइन 2 पाई क्या होता है, अगेन 0 होता है, तो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है ये। इट मीन्स इस बार ठीक है, ये इस बार ये करेक्ट है, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन, तो इस बार इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरह से इक्वेशंस हम लोग बनाते हैं, एक्सिस अगर मैं बदल दूं तो किस तरह से इक्वेशंस मेरी बनेंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसी में थोड़ा सा अगर ये बोल दूं कि फंक्शन मेरा इस तरह का है, फंक्शन मेरा इस तरह का है, ठीक है जी। जैसे ये है, मान लीजिए पाई माइनस एल्फा, ये है मेरा माइनस एल्फा, ये 2 पाई माइनस एल्फा, और ये ओमेगा टी एक्सिस है, और ये हाइट है मेरी Vm, और ये है माइनस Vm, सही है जी। मान लीजिए इस तरह का सिग्नल आ गया, तो इस सिग्नल की क्या इक्वेशन बनेगी, इस क्या इक्वेशन बनेगी? देखो ये लीड कर गया, पहले बात तो ओमेगा टी है, तो क्या लिखो, Vm साइन ओमेगा टी लिख दो, सही है जी। बट ये जो जीरो क्रॉसिंग है, पॉजिटिव जीरो क्रॉसिंग, जीरो से जो ऊपर पॉइंट जा रहा है वो ओरिजिन पे नहीं है, उससे थोड़ा सा क्या है बताओ, थोड़ा सा आगे है, एडवांस है, लीड कर गया एक तरह से, मैं इसको लीड बोलूंगा। तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी Vm साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, समझ आया जी। इक्वेशन बनेगी Vm साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा, लीड कर गई अभी, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बनेगी सिग्नल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए मेरा सिग्नल कुछ इस तरह का है, मतलब ये अल्फा है, ये पाई प्लस अल्फा है, ये 2 पाई प्लस अल्फा है, और ये ओमेगा टी है। देखो ध्यान से, ओमेगा टी एक्सिस थी तो मैंने यहाँ पे ओमेगा टी रखा, ओमेगा की वैल्यू नहीं पुट की, समझ रहे हो। बताओ इसमें क्या बनेगा, ये क्या हुआ, जीरो क्रॉसिंग क्या कर गया, थोड़ा सा पीछे चला गया, तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ, ये अगर हाइट Vm है तो ये बनेगा Vm साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, समझ आया जी। ये बनेगा Vm साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और ये बनेगा Vm साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये लैगिंग वेव है और ये लीडिंग वेव है, ठीक है जी। चलिए, आई होप ये वेव आपको समझ आई, इनकी इक्वेशन समझ आई, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट तरह देखिए, कई बार ट्रेंगुलर वेव आते हैं, उनकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ट्रेंगुलर वेव, उनकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो भी जरा देख लीजिए एक बार। तो हमने बताया साइन वेव को कैसे बनता है, अब ट्रेंगुलर वेव पे देखिए, कई बार ऐसे ट्रेंगुलर वेव आ जाती हैं, तो उनकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, कई बार इस तरह की ट्रेंगुलर वेव आ जाती है, ठीक है ना, टी इन सेकेंड्स, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हाइट है जैसे 10, और ये हाइट है मान लीजिए मेरी -10, और ये सिग्नल है मेरा ft। अब इनकी इक्वेशन बनाना सीखिए बस एक बार आप, ठीक है। लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए, देखो जैसे ये लाइन है यहां से यहां तक, सबसे पहले ये देखो, पहले तो ऑलवेज ये याद रखिए कि टाइम इंक्रीजिंग की तरफ देखेंगे, हमेशा समय बढ़ता है तो ऑलवेज उधर की तरफ देखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, ये जो पॉइंट है इस लाइन का, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, और ये पॉइंट मेरा इस लाइन का इनिशियल पॉइंट है नीचे वाला, और ये फाइनल। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, चेंज इन हाइट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो आप बताइए यहां पे फाइनल हाइट कितनी है बताइए। हाइट ऑलवेज इस एक्सिस से देखेंगे, टाइम ऑलवेज इस एक्सिस से देखेंगे, तो टाइम यहां पे ये है, तो बताइए फाइनल हाइट कितनी है 10 माइनस इनिशियल हाइट कितनी है 0 डिवाइड बाई फाइनल टाइम, यहां पे टाइम कितना है 1 माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0, तो स्लोप कितना आया 10।
इस लाइन का जो स्लोप आया वो आया 10, तो 10 लिख दीजिए एक बार यहां पे। अब अगली लाइन देखिए, यहां से लेके यहां तक ये फाइनल है, आगे वाला टाइम जो होता है ना वो फाइनल होता है, ये फाइनल है। तो स्लोप बताइए, फाइनल टाइम, फाइनल हाइट -10 माइनस इनिशियल हाइट 10 डिवाइड बाय फाइनल टाइम, टाइम ऑलवेज इस एक्सिस से देखेंगे, ये फाइनल टाइम इज 3 माइनस इनिशियल टाइम 1, तो ये बनेगा -20/2। कितना आया बताओ स्लोप? -10। इसका स्लोप आ गया -10, सही है। अगेन इस लाइन का देखिए, इस लाइन का आएगा +10, ठीक है जी। अच्छा आप लिख लोगे, ये पैरेलल लाइन ना तो स्लोप बराबर होंगे, ठीक है ना, तो ये +10 आएगा स्लोप। अब सुनो, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है लाइन की, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है, तो t से मल्टीप्लाई कर दो, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो स्लोप को बस। तो यहां पे 10t कर दिया यहां पे, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन मैंने क्या लिखी? 10t। अब क्रॉस वेरीफाई करके देखो क्या ये सही है। t = 0 पे हाइट 0 आनी चाहिए, वैल्यू 0 आनी चाहिए। t = 0 पे क्या 0 आ रही है? क्या पुट करने पे 0 आ रही है। t = 1 पे हाइट इस लाइन की क्या आनी चाहिए? 10। t = 1 पे देखो, 1 पे इस लाइन की हाइट कितनी है? 10। पुट करने के देखो इसमें क्या 10 आ रही है? 10 आ रही है। इसका मतलब ये क्या इक्वेशन मेरी, ये सही है। सिमिलरली इस पे आइए, t = 2 पे हाइट क्या आनी चाहिए? इस लाइन की 0 आनी चाहिए, लेकिन पुट करने से क्या बन रहा है बताओ? -20। बनना क्या चाहिए बताओ? 0। तो -20 को 0 कैसे बनाएंगे बताओ? +20 कर दीजिए, ठीक है। तो ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट इस लाइन की देखिए, t = 4 पे क्या हाइट है बताओ? 0। t = 4 पे इस लाइन की हाइट क्या आनी चाहिए? 0, लेकिन 4 पुट करने से क्या आ रही है बताओ? 40, लेकिन बनना क्या चाहिए? 0। अब 40 को 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -40। समझ आया? तो ये इस लाइन की हाइट बनेगी। आई होप आपको समझ आया। तो इस तरह से लाइन की इक्वेशन आप बना सकते हो, 10t - 40 -10t + 20। ये जरूरत पड़ेगी अभी आपको, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको समझाया कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, या फिर साइन वेव जो आ जाती है उनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। आई होप आपको समझ आया। वापस आते हैं एवरेज वैल्यू पे, ठीक है जी। मैं रब कर दूं इसको, ठीक है जी। जरा देखिए, अब देखिए एवरेज निकालते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ ये सिग्नल है, ठीक है, ω/t है मान लीजिए, 0 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ठीक है। मुझे इसकी एवरेज वैल्यू बतानी है। तो क्या है एवरेज वैल्यू इसमें? 0। पीरियड क्या है बताओ? 2 पाई। 2 पाई रेडियन है इस बार, तो 1/2 पाई, 2 पाई रेडियन कर दिया पीरियड। एरिया 0 से लेकर 2 पाई, किसका एरिया? इस फंक्शन का, 0 से 2 पाई तक। ये कौन सा फंक्शन है बताओ? ये है Vm sin ω/t, ही तो है। अभी इक्वेशन लिखने सिखाया मैंने आपको। और यहां पे dt नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? dω/t। क्यों भाई dω/t? बिकॉज लिमिट आपने रेडियन में डाली है, समझ रहे हो? लिमिट आपकी रेडियन में है, तो यहां पे भी dω/t आएगा, समझ रहे हो? ये मेरी एवरेज वैल्यू आएगी और इसका आंसर आएगा 0। और वैसे भी आप देख सकते हो अंडर 1 पीरियड जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया है, तो एवरेज वैल्यू क्या बनेगी इसकी? 0। इसमें कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है। ये डीसी मोटर को नहीं चला सकता ऐसा सिग्नल, इससे डीसी मोटर नहीं चलेंगी, ठीक है। बट अगर मैं इसको फुल वे रेक्टिफाई कर दूं, सोचिए, मान लीजिए मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूं, जरा देखिए, अगर मैं इसको रेक्टिफाई कर दूं, सोचिए इस तरह का सिग्नल है मेरा, अगर मैं इसको रेक्टिफाई कर दूं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और ये हाइट है मेरी Vm। अगर मैंने इसको फुल वे रेक्टिफाई कर दिया, अब जरा देखते हैं अब क्या एवरेज वैल्यू है, क्या इसमें डीसी वैल्यू है? जरा देखते हैं। पीरियड बताइए इसका क्या है? पाई, तो 1/π रेडियन, क्योंकि ω/t है तो रेडियन में है। एरिया कहां से कहां तक निकालेंगे? 0 से लेकर पाई तक, अंडर 1 पीरियड एरिया चाहिए। अब इस वेव का एरिया चाहिए, इस फंक्शन का एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालें? क्वेश्चन ये है, इसका एरिया कैसे निकालें? देखो दोस्तों, इसका एरिया निकालेंगे इस वेव की हेल्प से। क्यों? क्योंकि ये जो वेव है 0 से पाई, ये इसी वेव का ही तो पार्ट है। तो एक काम करता हूं, इस वेव में जो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन था, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, इस फंक्शन का Vm sin ω/t dω/t, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, कहां से कहां तक बताइए? 0 से पाई तक का एरिया निकाल दूं, तो वही एरिया इसका भी तो होगा। क्या कहते हैं? वही एरिया इसका भी आएगा, सही बात ना? बोलिए, जो एरिया इसका 0 से पाई होगा इस वेव का, वही एरिया ये भी तो होगा, नहीं?
तो बंदा मुझे कैसे सोचना है, मुझे ऐसे सोचना है कि 0 से पाई तक ये कौन से फंक्शन का पार्ट है, ये इस फंक्शन का पार्ट है, तो इस फंक्शन का जो एरिया होगा 0 से पाई वही एरिया इसका भी आएगा। सही बात है। तो मैंने क्या किया बताइए, मैंने बस ये किया कि इसका एरिया निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज किया, या फिर ये सीधा सीधा देखिए ये कौन सी वेव का पार्ट है, ये साइन वेव का पार्ट है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, Vm sin ओमेगा टी। आप बोलोगे साइन वेव तो नहीं है सर, कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ 0 से पाई देखना है बस, 0 से पाई तक तो साइन वेव ही है, 0 से पाई तक तो साइन वेव का ही तो पार्ट था ये, तो मैंने बस वही लिख दिया 0 से पाई। आप बोलोगे आगे तो नहीं है साइन वेव, आगे चाहिए किसको, आगे नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए। तो Vm sin ओमेगा टी जो वेव थी उसका 0 से पाई तक एरिया निकाल दो, और यहाँ पे dt नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, डी ओमेगा टी। क्यों डी ओमेगा टी बताइए, क्योंकि लिमिट जो है वो किस में है, रेडियन में है, वो सेकंड में नहीं है। तो क्या आंसर आएगा बताइए जरा, 2Vm बाई पाई। आप चेक कर लेना, इसका आंसर आएगा 2Vm बाई पाई। समझ आया अभी, इंटीग्रेशन तो आपको करना आना चाहिए भाई, ये बेसिक नेसेसिटी है। तो ये आएगा 2Vm बाई पाई। इसका मतलब इसके अंदर एवरेज वैल्यू है, और अगर इसके अंदर एवरेज वैल्यू है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये डीसी मोटर को रन कर सकता है, ये डीसी मोटर को रन कर सकता है। समझ आया अभी। तो चलिए जरा चेक करके देखते हैं। मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं इसको चेक कर सकता हूं, और वो कुछ इस तरह से है। जरा देखिए, यहां पे मेरे पास एक डीसी मोटर है, ठीक है, मेरे पास एक डीसी मोटर है। जरा देखिएगा, इसको इस तरह से करता हूं, ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। तो मैं इसकी मैग्नेट से एक बार हटा देता हूं, ठीक है जी। एक नॉर्थ है एक साउथ पोल है, तो बेसिकली मैं इसको मैग्नेट को अप्लाई करूंगा, बट दोनों तरफ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक तरफ ही काफी है। एक तरफ नॉर्थ होगा तो अपने आप दूसरी तरफ साउथ की तरह एक्ट करेगी, ठीक है ना। और ये मेरे पास डीसी सप्लाई है। तो एक बार मैं इसमें प्योर साइन वेव दूंगा, और एक बार मैं इसमें रेक्टिफाइड साइन वेव दूंगा। तो चलिए, मेरे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर है, आप देख सकते हो, ये मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर, मैंने डायोड लगा रखे हैं ब्रिज की फॉर्म में, ठीक है ना। तो मैं ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू इसको सप्लाई दूंगा, ठीक है। इसका मतलब कौन सी सप्लाई जाएगी, जो बोर्ड पे अभी आपने रेक्टिफायर वही सप्लाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, और जो सप्लाई दे रहा हूं मैं, वो मैं ऑटो ट्रांसफार्मर से दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है, ठीक है, ये मेरी इनपुट है ऑटो ट्रांसफार्मर की, और ये मेरी आउटपुट है। तो मैंने आउटपुट को सबसे पहले रेक्टिफायर से कनेक्ट किया, ठीक है जी, आउटपुट को रेक्टिफायर से कनेक्ट किया। चलिए कनेक्ट कर देते हैं, हाँ जी। और उसके बाद जो रेक्टिफायर की आउटपुट है वो मैंने अपनी डीसी मोटर से कनेक्ट की। अभी फिलहाल मैं रेक्टिफाइड वेव दे रहा हूं, और रेक्टिफाइड वेव के अंदर क्या होता है बताओ, डीसी कंपोनेंट होता है, अभी हमने देखा, उसके अंदर एवरेज वैल्यू होती है। तो मैंने एक कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है, मैं देख लेता हूं एक बार ये शॉर्ट ना हो जाए, बस कनेक्शन इनको थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, ठीक है। और ये मेरी सप्लाई है, तो आप लोग तैयार हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। असल में एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ इसको करने से पहले, ठीक है। देखिए एक बार बोर्ड पे आइए, एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, एक बार बोर्ड पे आइए। थोड़ा डीसी मोटर को भी थोड़ा समझा दूं कैसे काम करती है। डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है, क्योंकि टॉर्क की वजह से ही कोई मोटर घूमती है, जो टॉर्क होगा वो होगा KE phi IA। फाई KE सम कांस्टेंट है, अभी के लिए आप कांस्टेंट मान के चले। फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और IA का मतलब आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। अब ये आर्मेचर क्या होता है, तो जो आप ये देख पा रहे हो ना, जो आप ये देख रहे हो ये चीज, ये मेरा आर्मेचर है, ये मेरा आर्मेचर है जिसको मैं पकड़े हुए हूं, ये मेरा आर्मेचर है। इसको करंट यहां से जाएगा, ये ब्रशेज है, ये कम्यूटेटर वाला पार्ट है बीच में, ठीक है। तो ये ब्रशेज है, इनके थ्रू करंट जाएगा इसमें, ठीक है ना। यहां से करंट नीचे आएगा, रेक्टिफाई हो गया, करंट इधर आ रहा है और इसके अंदर जाएगा, ये मेरा आर्मेचर है। तो आइए क्या बना मेरा, बताइए, बोर्ड पे आइए वापिस। तो देखिए जो मेरा आई है वो क्या है, मेरा आर्मेचर करंट, वो मेरा आर्मेचर करंट है। फाई माने मेरा क्या है, फ्लक्स। तो अब सुनो, मैं जो सप्लाई लगा रहा हूं वो इस तरह की सप्लाई लगा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने रेक्टिफाइड सप्लाई दी है। फोरियर क्या कहता है इसके बारे में, इस सप्लाई के बारे में, फोरियर कहता है कि इसके अंदर एक तो डीसी कंपोनेंट है 2Vm बाई पाई, और बाकी कौन से कंपोनेंट है, हार्मोनिक्स भी होंगे, साइन या कोसाइन वेव होंगी इसके अंदर, सही है, यही तो बोला फोरियर ने, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। जो मोटर के अंदर जो टॉर्क आएगा वो केवल ये वाला कंपोनेंट देगा, ये नहीं देगा। क्वेश्चन है ये क्यों नहीं देगा, ठीक है, जरा बताता हूं। सोचिए अगर मैं एसी सप्लाई दूं इसको मोटर को, तो करंट भी एसी आएगा मोटर में। अगर करंट मेरा इस तरह का है, फ्लक्स तो मेरा कांस्टेंट है ना, क्यों कांस्टेंट है,
क्योंकि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा हूं किससे दे रहा हूं, परमानेंट मैग्नेट से। मेरे पास ये परमानेंट मैग्नेट, इसकी वजह से ये नॉर्थ होगा पोल या फिर साउथ होगा जो भी है, बट मैं इसकी हेल्प से आपको सप्लाई दे रहा हूं। इसका मतलब इसकी फील्ड लाइन कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्लक्स मेरा क्या है बताओ, फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है, सिर्फ करंट के ऊपर सारी चीज आ गई है। तो करंट अगर मान लीजिए मैं इस तरह का दूंगा, एसी करंट, मान लीजिए एसी करंट, इसका मतलब एक बार पॉजिटिव करंट है और एक बार नेगेटिव करंट है। अगर मैं एसी करंट दूं मोटर के अंदर या एसी सप्लाई लगाऊं मैं इसके अंदर, तो टॉर्क एक बार पॉजिटिव होगा, इसका मतलब मोटर एक बार इधर घूमेगी और अगली बार किधर घूमेगी, अगली बार इधर घूमेगी। तो आप बोलोगे सर फिर तो घूमेगी तो सही ना, एक बार इधर जाएगी और एक बार इधर जाएगी, सही बात है, जाना तो ऐसे ही चाहिए। बट आपको मैं बताऊं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। सोचिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हुई या 100 हर्ट्ज की, सोचिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में 50 ऐसी साइकिल आएंगी। इसका मतलब 50 बार पॉजिटिव आएगा और 50 बार नेगेटिव। इसका मतलब एक सेकंड में 50 बार और 50 बार इधर होगा। आप सोचिए क्या ये एक सेकंड में 50 बार इधर और 50 बार इधर घूम सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास मास, इसके बाद ये मैसिव बॉडी, इसका मास, इसके बाद इनर्शिया होगा, इससे तैयार होगी इधर घूमने के लिए। इतनी देर में तो पिछला करंट आते, जैसे इधर घूमने की कोशिश करेगी उसको दूसरा करंट आगे बोलेगा इधर घुमाओ, तो ये घूम ही नहीं पाएगी इतनी देर में। आप समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी लो कर देता, सोचिए ये एसी सप्लाई देता और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल रखता, मतलब काफी देर बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी कर देता, तो क्या होता, और फिर धीरे धीरे रुक जाती इधर घूमते घूमते, और फिर रुक के और फिर क्या होता, फिर उल्टा घूमती। बट फिलहाल क्या है, फ्रीक्वेंसी इतनी लार्ज है एसी सप्लाई की, 50 हर्ट्ज भी अगर मैं देखूं तो 50 हर्ट्ज भी लार्ज होती है, वो इतनी लार्ज है कि मेरे जो मोटर है वो इतनी हाई स्पीड से उल्टा सीधा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब नहीं घूमेगी एसी करंट की वजह से। लेकिन सोचिए कि करंट में डीसी दे दूं, कांस्टेंट करंट दूं, सोचिए ऑलवेज ऐसा करंट दे दूं, कांस्टेंट करंट, डीसी करंट दे दूं, डीसी होता है कांस्टेंट, तो उससे क्या होगा, टॉर्क ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव, टॉर्क ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और अगर टॉर्क पॉजिटिव रहेगा मोटर क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में घूमेगी। समझ आया? तो डीसी की वजह से घूमेगी, एसी की वजह से नहीं घूमेगी। अब इसके तो डीसी भी है और एसी भी है, फोरियर तो कहता है कि इसके अंदर डीसी भी है और इसके अंदर एसी भी है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एसी की वजह से घूम पाएगी मोटर? नहीं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो वेरी लार्ज है, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी जा रही है वो 50 हर्ट्ज है, वो तो इसकी 50 हर्ट्ज है, लेकिन रेक्टिफाइड की तो और टाइम पीरियड छोटा हो गया। रेक्टिफाइड का तो भाई इसका टाइम पीरियड इतना है, लेकिन रेक्टिफाइड का टाइम पीरियड तो और छोटा हो गया। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो एसी कंपोनेंट आएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी तो और लार्ज आएगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? डीसी कंपोनेंट जो है वो इतना है, तो इसकी वजह से रन करेगी मोटर, लेकिन इनकी वजह से रन नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो कैसा आएगा बताओ, वो ऑसिलेटिंग टॉर्क आएगा, एक बार इधर एक बार इधर, वो इतनी जल्दी जल्दी फास्ट उल्टा सीधा नहीं हो सकता। तो चलिए जरा चेक करते हैं इसको। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, मैं जरा उसे चेक करा रहा हूं। देखिए, तो मैंने इसको रेक्टिफायर लगाया, ठीक है, एक बार आप जरा देखिएगा एक्सपेरिमेंट को। ये मेरा रेक्टिफायर है, इसको मैंने सप्लाई दिया है, ठीक है, डीसी सप्लाई दी है, और यहाँ पे मेरा एसी सप्लाई है, ठीक है, और मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर से इसको सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है जी। आई होप आप लोग तैयार हैं, ठीक है। और ये मैं मैग्नेट लगाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है ना। मैंने ऑन कर दिया ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे घूमना शुरू कर दिए, ठीक है ना, मोटर घूमना शुरू कर दिया है। अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये बेसिकली आप मशीन में पढ़ोगे, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, तो एक तरह से इससे दो पर्पस सोल्व हो रहे हैं आपके। वोल्टेज कंट्रोल में, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, मैं इसे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, जरा देखना, अब देख पा रहे हो, तो बेसिकली स्पीड बेसिकली इससे कंट्रोल हो रही है। आई होप आपको समझ आएगी। एक और चीज सोचिए, सुनिए मेरी बात, अगर मैं इस फील्ड को चेंज कर दूं, मतलब अगर फ्लक्स को उल्टा कर दूं, नॉर्थ है ना ये, अगर फ्लक्स को मैं साउथ कर दूं मान लीजिए, तो बताओ टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। टॉर्क में फाई भी तो होता है, एक फॉर्मूला, टॉर्क के फॉर्मूले में फाई होता है, बोर्ड पे देखिएगा यहाँ पे फाई फॉर्मूला है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं नॉर्थ की जगह पे क्या लगा दूं, साउथ लगा दूं, यहाँ पे दूसरे वाला लगा दूं, तो क्या होगा बताओ, मोटर का जो रोटेशन था वो उल्टा हो जाएगा, टॉर्क उल्टा हो जाएगा ना। तो जरा देखिएगा, एक मिनट पहले आप देखिए, पहले किधर था टॉर्क, पहले वो देखते हैं। पहले किधर है टॉर्क, ये रोटेशन किधर है, ये मेरी तरफ है, आप मेरी तरफ है, ठीक है ना, रोटेशन मेरी तरफ है, ठीक है ना। अब एक काम कर रहा हूं मैं दूसरा पोल लगा रहा हूं, जरा देखिएगा, इससे रोटेशन देखिए कैसे होगा,
किधर है, उल्टा हो गया ना रोटेशन, इसका मतलब आपकी तरफ रोटेशन हो गया, सही है ना? अब समझ रहे हो मेरा पॉइंट? तो कुल मिला के हमने देखा कि किस तरह से डीसी कंपोनेंट की वजह से मेरी मोटर रन कर रही है, ठीक है ना, एसी कंपोनेंट की वजह से मोटर रन नहीं कर रही। चलिए एसी भी अप्लाई करके देखते हैं एक बार इसको, तो एसी अप्लाई करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं काम कर रहा हूं, अभी आप इसी पे रहिए, एक्सपेरिमेंट पे ही। ये जो मेरा बीच का रेक्टिफायर था, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो हालांकि मैं आपको एक बात और बताऊं, जब भी आप ऑटो ट्रांसफर पे होते हो तो डायरेक्ट एसी देना थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप डायरेक्ट एसी दे रहे हो ना ऑटो ट्रांसफर से, तो ये बहुत डेंजरस है, सही बताऊं तो, ठीक है, ऑटो ट्रांसफर के लिए। तो कभी भी ऑटो ट्रांसफर डीसी मोटर पे ना लगाए, हालांकि मैं लगा रहा हूं बिकॉज इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, मैं ऐसा क्यों मना कर रहा हूं, ये आपको मशीन में पता चलेगा, ठीक है जी। ये मशीन में आपको पता चलेगा कि क्यों मैं इस चीज को कर रहा हूं, क्यों मैं ये मना कर रहा हूं कि ऑटो ट्रांसफर को नहीं लगाना है, ठीक है। बिकॉज ये शॉर्टेड है यहाँ पे कॉइल, इसका मतलब ऑटो ट्रांसफर भी शॉर्ट हो रखा है यहाँ पे। ऑटो ट्रांसफर की आउटपुट जो है वो यहाँ पे गई और ब्रशेस के थ्रू शॉर्ट है, और ऑटो ट्रांसफर को अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, ठीक है। एनीवे, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ये ज्यादा रेटिंग का नहीं है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। चलिए मैं अभी एसी दे रहा हूँ, इसको देखते हैं एसी में घूमती है कि नहीं घूमती है। और सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 50 बार इधर जाना चाहिए, 50 बार इधर जाना चाहिए। तो क्या आपको घूमता हुआ नजर आएगा? ये नहीं घूमता हुआ, हाँ ये वाइब्रेट जरूर करेगा, और वो वाइब्रेशन मैं फील कर सकता हूं मेरे हाथ में, आपको शायद कैमरे में ना आए ये वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं, ये नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से सुने तो यहाँ पे आवाज आ रही है, एक हल्की, एक साउंड आ रही है हल्की हल्की। मैं क्या माइक को पास में लेके आ रहा हूं, बट आप मेरे ख्याल से आप इसको महसूस नहीं कर रहे। इतनी वोल्टेज पे तो वो रन करने लग गई थी, ठीक है। ये नहीं घूम रही है, इसके अंदर सिर्फ वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। तो अब चलिए कुछ सिग्नल्स हैं, उनकी एवरेज वैल्यू और कैलकुलेट करना सीखते हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो वापस, ठीक है जी। चलिए, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आरएमएस वैल्यू को भी थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं बिकॉज आज का टाइम पूरा हो गया है, ठीक है जी। तो जब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो उस टाइम हमें इसके कुछ एवरेज वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो आरएमएस वैल्यू होगी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।